तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग बिलियन का वन शॉट ख़त्म करने वाले हैं। हम लोग को पता है कि जो बिलियन है उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर इस पॉइंट के अलावा अगर आप क्वेश्चन और कहीं से भी ला दिए और फंसा दिए तो बोलिएगा। इसके अलावा आपको बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। ये समझिए कि वायरल ये बिलियन से वायरल है, ठीक है। बिलियन से इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो बिलियन बनता है वो दो लोगों के मिलने से बनता है, एक बिले और एक क्या होता है, विलायक होता है। आप लोगों को पता होगा कि चीनी और पानी का जो मिक्सचर होता है, चीनी और पानी का जो मिक्सचर होता है, देखिए ध्यान से, चीनी और पानी का जो मिक्सचर होता है, देखिए चीनी और पानी से मिलने से क्या बनता है, शरबत बनता है। तो आप लोग पता है कि पानी में चीनी मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक चीनी है एक पानी है, ठीक है। तो इसके जो पानी है उसके सभी डायरेक्शन में चीनी का घटक क्या है, समान है। उसे क्या बोलेंगे, हम लोग बिलियन बोलेंगे। कुछ नहीं समझ में आया, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। ये जो चीनी दिखाई दे रहा है, शरबत शरबत जो बन रहा है, चीनी जो पानी में मिल रहा है, मिलने के कारण सभी डायरेक्शन में अपना नेचर समान दिखाई देगा। इसलिए आप चीनी का जो रस पीते हैं उसको आप लोग ऊपर से पीना स्टार्ट कीजिए या तो नीचे से पीना स्टार्ट कीजिए, उतना ही मीठा लगेगा। सभी डायरेक्शन में नेचर समान नहीं होता तो इसको हम लोग विलयन नहीं कहते। जैसे बालू को आप लोग जब पानी में घोलते हैं तो आप लोग देखते हैं वहाँ पे कोई विलयन बनता है, विलयन नहीं बनता है। बालू तो नीचे बैठ जाता है तो वहाँ पे अवक्षेप बन जाता है, तो वहाँ पे विलयन नहीं बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण रहेगा, ऐसे घुला रहेगा जैसे चीनी पानी है और शरबत बन रहा है, तो ऐसा नेचर ही कहलाता है हम लोग का विलयन। अब विलयन के बारे में हम लोग तो इतना जान गए। विलेय क्या होता है, जब विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे चीनी हमारा क्या है, विलेय है, और पानी जो हमारा है वो क्या है, विलायक है। चलिए अब हम लोग विलयन का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारा हेडिंग स्टार्ट है मोलरता। मोलरता हमारा हेडिंग स्टार्ट है। चलिए मोलरता होता क्या है समझिए। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में आप लोग को पता ही है 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर से होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलायक का द्रव्यमान। यही तो आप लोग को बोले हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। चलिए मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर से क्या होता है, तो आप लोग ये फार्मूले पे क्वेश्चन लगा सकते हैं या तो इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बराबर से होता है विलेय का द्रव्यमान बटा के विलेय का अणु भार। यह मोलों की संख्या हो गया। अब विलायक का द्रव्यमान हमारा नीचे है। अब किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आप लोगों को अच्छे से मोललता समझ में आ गई होगी। 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में विलेय के घुलित मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विथ फार्मूला आपको मिल गया। फार्मूला के साथ आप लोग को डिफिनीशन याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मोलरता, चलिए देखिए हमारा मोलरता क्या होता है। तो मोलरता हमारा होता है किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर, वहाँ पे क्या था 1 किलोग्राम था, यहाँ पे प्रति लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझिए, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। देखिए आपको फार्मूला से कैसे याद करवा दे रहे हैं हम। यहाँ पे विलयन को देखिए, विलयन का
आयतन है, बिलियन का आयतन है। आयतन किस में होता है? लीटर में। तो 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए मोलरता याद हो गया। 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि मोलों की जो संख्या है, मोलों की जो संख्या उसको लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की जो संख्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार लिख सकते हैं। और बटा में आप लोग नीचे क्या लिख सकते हैं? विलयन का आयतन। अगर ml में लिखेंगे तो इधर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए मोलरता भी आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब आप लोग नॉर्मलता को देखिए। देखिए हमारा नॉर्मलता क्या होता है? तो नॉर्मलता क्या होता है? ये भी सेम वैसा ही है, अलग नहीं है। ठीक है। तो प्रति लीटर बिलियन में, बिलियन हर सब में नीचे था, सब में बिलियन क्या था? नीचे था। प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसे इस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग को देखिए हम फार्मूले से कैसे याद करवा दे रहे हैं। यहाँ पे प्रति लीटर रहेगा तो यहाँ पे 1000 नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे ml कर दिए तो यहाँ पे 1000 रहेगा। तो ml में ही देख लीजिए। 1000 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है। ये तो नॉर्मलता आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे, मोल प्रभाज। क्या देखेंगे? मोल प्रभाज। चलिए देखिए मोल प्रभाज क्या है। पहले तो मोल प्रभाज का डिफिनीशन देख लीजिए। मोल प्रभाज का डिफिनीशन क्या होता है? तो समझिए, मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं? तो काई से दर्शाते हैं। काई कैसा होता है? तो एक्स होता है, एक प्रकार का एक्स होता है। ऐसा क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है। चलिए एक्स के जैसे काई को बनाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज का डिफिनीशन क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलयन है, विलयन में 2 लोग होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, या तो विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या, या तो विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या जो होती है, विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को संख्या कामा, यहाँ पे आप लोग कामा लगा लीजिएगा, विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आई। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, या तो विलेय या तो विलायक, ठीक है, के मोलों की संख्या जो होती है, विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। समझिए हमारे कहने का मतलब। आप लोग समझिए, यहाँ पे आप लोग जो बिलियन है, यहाँ पे इस बर्तन में आप लोग बिलियन जो बना रहे हैं, देखिए साफ से लिख देना है। जो बिलियन बना रहे हैं, बिलियन में विलेय और विलायक है, बिलियन में विलेय और विलायक के मिलने से बिलियन बन रहा है। और विलयन में अगर हम लोग को मोल प्रभाज की गणना करना है तो विलेय का मोल प्रभाज या तो विलायक का मोल प्रभाज ऊपर कर दीजिए और नीचे विलयन का मोल प्रभाज कर दीजिए। तो यह जो अनुपात आ रहा है यह हमारा क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। चलिए आगे देख, ये बात आप लोग समझिए। आप लोग को डिफिनीशन याद हो गया मोल प्रभाज या मोल अंश का। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव या तो विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे देखिए, यदि विलयन में उपस्थित विलेय ए तथा विलायक क्या है? बी है, विलेय ए है और विलायक क्या है? बी है। मतलब विलेय आप लोगों का चीनी हो गया और विलायक क्या है? पानी हो गया। तो चीनी पानी हर जगह नहीं लिखिए, आप लोग चीनी को ए लिख दीजिए, विलाय और ये पानी को बी लिख दीजिए।
तो अगर आप लोग को निकालना है चीनी के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की मोल प्रभाज निकालना है तो लिखना पड़ेगा काई ए। काई ए बराबर से क्या हो जाएगा, तो जिसका आप लोगों के मोलों की मोल प्रभाज निकालना है, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखिए तथा नीचे क्या लिख दीजिए, नीचे पूरे विलयन की मोलों की संख्या लिख दीजिए। पूरे विलयन की मोलों की संख्या नीचे और जिसका आप लोग को मूल प्रभाज निकालना है उसका ऊपर। डिफिनीशन में यही तो लिखा है, डिफिनीशन में यही तो लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव या तो विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग विलयन का हम अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। तो जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, अब विलयन का मोलों की संख्या नीचे। अब मोलों की संख्या देखिए यन से दर्शाते हैं, यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं आप लोग को अच्छे से समझने के लिए कि यन क्या है, मोलों की संख्या है। अगर विलेय का निकालना है तो यन ए मतलब क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा के यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या प्लस में विलायक के मोलों की संख्या, तभी तो विलयन बनेगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गई। अगर यहीं पे विलेय की जगह पे विलायक के मोलों की संख्या निकालना होता तो ऊपर क्या लिखते, विलायक के मोलों की संख्या बटा के नीचे विलयन के मोलों की संख्या, यानी यन बी बटा के यन ए प्लस में यन बी। चलिए यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग का अगला हेडिंग हमारा है विलायक के मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज हम बोले हैं जिस घटक का आप लोगों को मोल प्रभाज निकालना है तो अगर देखिए विलायक के घटक का मोल प्रभाज निकालना है ना, तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे विलयन के मोलों की संख्या नीचे कर दीजिए और इनको लिख दीजिए। हमारा क्या कहलाएगा, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा। आप लोग को अच्छे से बात समझ में आ गई होंगी। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने फेयर पे इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोग अगला हेडिंग हमारा है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कि 100% में 110% इम्पोर्टेंट है। हेनरी का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ लिया जाएगा। हेनरी का नियम क्या होता है हम बता, तो हेनरी का जो नियम है वो क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की स्थिर ताप पर समझिए, देखिए हेनरी का जो नियम है, हेनरी के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता है गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे समझिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा गैस, यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा होगा, गैस दिखाई दे रहा होगा और नीचे दिखाई दे रहा है एक द्रव, ठीक है, एक द्रवित विलयन है और गैस को द्रव में मिलाना है तो आप लोगों को प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ही ज़्यादा गैस क्या होगा, द्रव में विलीन हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे कोको कोला जो आप लोग पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ही, यही जो गैस होती हैं इसको प्रेशर देकर भर दिया जाता है। और आप लोग देखिए गैस सिलेंडर जो आप लोग के घर पे आता है उसमें भी क्या किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है और गैस के अणुओं को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। यह हेनरी का यही सब क्या है, कैलकुलेशन है और यही क्या है, नियम है। तो चलिए हेनरी का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा गैस जो होगा द्रव में घुलेगा। तो वही तो ऊपर लिखे हैं, देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलयता होती है, गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा गैस जो है द्रव में घुल जाएगा। तो वही मतलब घुलना ही कोई बोलते हैं विलयता। विलयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा विलयता होगा दाब होगा उतना ही ज़्यादा विलयता होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा घुलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि यम क्या है, गैस की, तो आप लोग की ये बात समझ में आ गई। तो चलिए हेनरी का नियम आप लोग को इतना समझ में आ गया। और जो यहाँ पे विलयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है इसके जस्ट बाद जो एम है, यम मतलब
इकाई आयतन में घुलित गैस की मात्रा, जितना गैस की मात्रा है यानी जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा गैस की मात्रा उसमें घुल सकती है। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस की मात्रा उसमें घुल सकती है। अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। एक क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो यम बराबर से कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी मतलब प्रेशर, वही पी प्रेशर है। यम क्या है? इकाई आयतन में घुलित गैस की मात्रा। और के क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। और पी क्या है? गैस का दाब है। इतना लिख दीजिए हेनरी का 2 नंबर पक्का। अगर 3 नंबर में इस पे क्वेश्चन बनाएगा, अगर 3 नंबर पे इस पे क्वेश्चन अगर बनाएगा तो आप लोगों को 3 नंबर में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो कहेगा हेनरी का नियम लिखिए और हेनरी की सीमाएं भी लिखिए। तो चलिए देखिए, आप लोग को इतना अगर समझ में आ गया होगा हेनरी का नियम, तो आगे चलें। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा घुलेगा। यानी दाब जो है विलेयता के अनुक्रमानुपाती है। जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे उतना गैस की मात्रा घुल जाएगी। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, के और पी लगाएंगे। के क्या है? नियतांक है, समानुपाती नियतांक चाहे स्थिरांक है। और यम क्या है? यम इकाई आयतन में घुलित गैस की मात्रा है। पी क्या है? गैस का दाब है। चलिए अब इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। इसकी सीमाएं स्टार्ट हो रही हैं। इसकी सीमा देखिए, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी की नियम की सीमाएं क्या है? यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है। जो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं वह तनु विलयन पर लागू होती हैं। यह नहीं कि सांद्र विलयन पे इसको लगाएं तो नहीं लगेगा। इसमें पहला आप लोगों को हेनरी का जो नियम है उसमें पहला सीमा पता चल गया, तनु विलयन पर लागू होती है। दूसरा क्या होती है? इसमें ताप उच्च नहीं होना चाहिए। इसमें ताप उच्च होना चाहिए, नहीं नहीं, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। गैस, अब देखिए तीसरा वाला है, गैस में विलायक की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। गैस में विलायक, जो गैस आप मिला रहे हैं, अब बताइए आप लोग गैस मिला रहे हैं और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होकर कोई तीसरा चीज़ बन गया तो पहले वाला तो गुण दिखाएगा नहीं। आपको पहले वाला ही गुण दिखाना है, वही चीज़ रहना है। बस गैस को वहाँ पे मिला के सेफ्टी से रखना है। ये ना कि आप लोग गैस जो मिला रहे हैं वो अभिक्रिया करके कुछ और ही वो बना दे, तो कुछ और ही नहीं बनाना है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। तो चौथा क्या है हमारा? इसमें दाब अति उच्च नहीं होना चाहिए। जो प्रेशर भी है बहुत ज़्यादा उच्च कर देंगे तो सिलेंडर विलेंडर को फोड़ना ओड़ना नहीं ना है, इस उद्देश्य से नहीं ना है। तो इसमें दाब अति उच्च नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दाब होना चाहिए। मतलब दाब होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। यह 4 सीमाओं को लिख दीजिए। देखिए हेनरी का आप क्या लिख दीजिए? हेनरी का नियम लिख दीजिए। और इतना सब लिखने के बाद आप लिख दीजिए हेनरी की सीमा। इतना आप लिख देंगे तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगर 3 नंबर मिल गया तो अब हम लोग चल रहे हैं अगले डिफिनीशन पे और अपनी थियरी पे। चलिए चलिए देखिए, वाष्प दाब तो आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे। एक बार हमारा पढ़ के देखिए, अगर याद नहीं हो गया ना फिर बताइएगा। वाष्प दाब होता क्या है? तो आप कोई बर्तन लीजिए और बर्तन में जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी में से गैस निकलती है। पानी को जब आप लोग गर्म करते हैं तो पानी से गैस निकलती है। और गैस जो होती है ना ऊपर सतहों पर एक दाब लगाती है और बुलबुले टाइप का आप लोगों को एक शेप बनाती है। आप लोग देखे होंगे ऐसा। तो इतना आप लोग देखे हैं। तो किसी बर्तन में पानी को जब गर्म करते हैं तो ऊपर से बुलबुला निकलते हैं, यानी कि इस पानी से गैस निकलती है। इस पानी से बाहर क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो जब आप लोग गर्म कर रहे हैं किसी भी ताप पर, द्रव द्रव तथा उसकी वाष्प, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब ये है कि आप लोग इसको ढक दिए हैं। साम्य अवस्था का मतलब समझिए, ढक दिए हैं और जब गर्म कर रहे हैं तो इसमें से भाप भी निकल रहा है, इसमें से वाष्प भी निकल रहा है। और वाष्प ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो यानी कि हमारा जब वाष्प जो है वो द्रव में जब बदलता है, वाष्प जो है द्रव में बदलता है तो उसको बोलते हैं संघनन। वाष्प जो है इसमें से वाष्प निकले और ऊपर द्रव, आप लोग देखेंगे पानी गर्म करते हैं तो ऊपर क्या होता होगा? ऊपर बर्तन पे आप लोगों को फिर से गैस जो निकलती है वो फिर से पानी बनाने लगती हैं, यानी वहाँ पे गैस का संघनन होने लगता है। ठीक है।
गैस का संघनन होने लगता है। देखिए यहाँ पे पहले द्रव में से क्या हुआ है, वाष्पन हुआ है, मतलब भाप निकला है, और भाप का यहाँ पे संघनन होने लगता है। ठीक है, तो जब वाष्पन और संघनन दोनों समान होता है तो उसी को बोलते हैं साम्य अवस्था। जब वाष्पन और संघनन समान होता है तो उसको बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो इसमें से जो गैस निकल रहा है, गैस ऊपर की सतह पर क्या कर रहा है, संघनित तो हो रहा है, छोटी छोटी पानी की बूंद बना रहा है। तो यहाँ से जब निकल रहा है तो वाष्पन है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो संघनन है। तो हम क्या बता रहे हैं, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था। द्रव और जो भाप निकल रहा है वो इसी को बोलेंगे साम्य अवस्था में। द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले वाष्प दाब को, द्रव के पृष्ठ पर जब ये प्रक्रिया साथ में हो, जैसे यहाँ पे गर्म करें और इसमें से जो भाप निकले और यहाँ पे पानी में भी बदले, यानी पानी में बदलने का मतलब संघनन हो, उस समय यानी कि जो गैस निकल रहा है इस पृष्ठ पर जो भी दाब लगाएगा उसको बोलेंगे वाष्प दाब। इतना अच्छे से फील करा रहे हैं, इतना अच्छे से फील करा रहे हैं कि आप लोग को कोई डाउट ही नहीं होगा। आप लोग काहे परेशान हैं? चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संघनन हो गया, साम्य अवस्था स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे भाप किस में बदल रहा था, द्रव में, और द्रव देखिए यहाँ पे भाप किस में बदल रहा है, इसमें से द्रव पहले भाप में बदल रहा है और भाप ऊपर जाके द्रव में बदल रहा है। तो यह दोनों प्रक्रिया साथ में होती है तो उसी को बोलते हैं साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था में भाप द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। चलिए इतना अगर हो गया तो आप लोग आगे देखिए, आगे क्या हमारा है। आप लोग देखिए राउल्ट का नियम, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। राउल्ट ने क्या बताया था कि कोई भी विलयन है उसमें दो लोग हैं और दोनों लोग क्या हैं, वाष्पशील हैं। दोनों लोग वाष्पशील है, मतलब वाष्पशील क्या होता है, जिसको गर्म किए भाप निकल गया उसको वाष्पशील, और जिसमें से भाप नहीं निकला उसको अवाष्पशील। सोचिए अवाष्पशील कोई चीज़ आप लोग देखे हैं तो आप लोग कहेंगे हाँ तेल, तेल में भाप नहीं निकलता है। चीनी को गर्म करेंगे तो भाप नहीं निकलेगा। ठीक है, नमक को गर्म करेंगे तो भाप नहीं निकलेगा। चलिए आप आगे आप आइए यहाँ पे। दो या दो से अधिक मिश्रित वाष्पशील द्रव के लिए दो या दो से अधिक द्रव ले लिए, जैसे लिक्विड फॉर्म में लिए, और समझिए एक हमारा पानी है और दूसर का आप लोग क्या समझ लीजिए, दूसर का आप लोग को तेल ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक मिश्रित वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए दिए गए ताप पर प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है, यानी कि समझिए यहाँ पे देखिए, प्रत्येक अवयव, अगर आपके पास केवल और केवल विलायक है, चाहे केवल और केवल विलेय है, तो उसमें अगर मान लीजिए पानी है, सीधा सीधा पानी है, तो पानी का जो वाष्प दाब है, गर्म करेंगे तो उसका वाष्प दाब होगा ना, वाष्प दाब होगा ना। तो पानी का जितना ज़्यादा वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब ना, इसकी मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब बढ़ाएंगे तो इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इससे जस्ट बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग लिखे हैं विलेय, विलेय का वाष्प दाब और विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का वाष्प दाब, विलेय का मोल प्रभाज। आज जब विलयन है और दोनों वाष्पशील हैं तो विलेय का मोल प्रभाज और विलेय का वाष्प दाब, इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए, और विलायक का वाष्प दाब, विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का गुणनफल कीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग को किसका निकल जाएगा, विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया राउल्ट का नियम। दो या दो से अधिक मिश्रित वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए दिए गए ताप पर प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब क्या है, मान लीजिए कि विलेय है उसका वाष्प दाब PA0 है, और यहाँ पे इसका मोल प्रभाज हो गया, इन दोनों को गुणा कर दिए, और विलायक है इसका वाष्प दाब PB0 है, और इसमें इसके मोल प्रभाज से गुणा कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको आप लोगों को क्या मिल जाएगा, विलयन का वाष्प दाब मिल जाएगा। इतना अच्छे से आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग,
चलिए देखिए, हमारा हेडिंग है वाष्प दाब में अवनमन। यह भी सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है, यही सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इनके अलावा कोई हेडिंग में नहीं है। आप लोग को टेंशन ही ना लीजिए, इनको याद करवा दे रहे हैं हम। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, तो समझिए वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। पहले एक डिफिनीशन आपको देख लीजिए। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नज़र मिलाइए, यहाँ पे देखिए, हमें आप बताते रहे। समझिए, आप लोगों के पास एक विलायक है और वाष्पशील विलायक है, और वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय जब मिला देते हैं, अवाष्पशील जिसका भाप नहीं बनता है, अब पहले भाप बन रहा था, यानी पहले जल्दी से आप लोग का भाप बन जा रही थी, पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, वाष्प दाब ज़्यादा था, और जब अवाष्पशील मिला दिए तो यानी कि वाष्प दाब कमी हो गई। अवनमन का मतलब ही होता है कमी। तो समझिए, शुरू से देखिए क्या है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए है ना, जिसके कारण अब जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब पहले जो भाप पहले ही बन जा रही थी कम टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाष्प दाब बन जा रहा था, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका भाप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बन सकता है वाष्प दाब। 70-80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए जहाँ भाप निकलना स्टार्ट हुआ वही उसका क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, वाष्प दाब अगर पहले कम टेम्परेचर पे बन रहा है, अब यहाँ पे जब मिला देंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी मिलाए जब हैं तो इसके वाष्प दाब में कमी आ गई है। पहले जो भाप बन रहा था वो उतना जल्दी भाप नहीं बन रहा है, इनके वाष्प दाब में कमी आ गई है, तो उसी कमी को बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन। फिर से एक बार अच्छे से देखिए, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। देखिए, पहले मिला दिए और वाष्प दाब में आपकी कमी हो गई, इसी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। चलिए, इसके जस्ट आगे देखिए, आप लोग विलयन लिए हैं, विलयन के वाष्प दाब को PS से दर्शा दिए और विलायक के वाष्प दाब को P0 से दर्शा दिए। यानी पहले जो विलायक था उसका वाष्प दाब ज़्यादा था, पहले जो विलायक था उसका वाष्प दाब ज़्यादा था। ठीक है, और जब विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब कमी हो गई। तो वाष्प दाब में कितना कमी हुई, वाष्प दाब में कितना कम हुआ, उसी को बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। तो पहले आप लोग विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा था, ठीक है, अब विलयन का कितना कम हुआ, यानी पहले आप समझिए एक संख्यात्मक मान समझिए कि पहले आपका वाष्प दाब 100 था, और जब आप लोग 100 था, पहले आपके पास कितना था, 100 था, पहले आप 100 था, और अब कितना हो गया, अब आपके पास 80 हो गया, अब आपके पास कितना हो गया, 80 हो गया। यानी कितना कमी हुई, यानी कि पहले कितना कमी हुई, तो पहले जो था उसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना। तो विलायक का पहले वाष्प दाब P0 था और विलयन का वाष्प दाब PS हुआ है, तो जितना घटेगा वही वाष्प दाब में क्या कहलाएगा, अवनमन कहलाएगा। तो वाष्प दाब में अवनमन समझ में आ गया होगा। वाष्प दाब में आता है पेपर में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो विलयन के वाष्प दाब में जो अवनमन होता है उसी में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात लगा देते हैं, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इतना देखिए, पहले वाष्प दाब में अवनमन में इसलिए टाइम लिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। और वाष्प दाब में अवनमन में आप लोग शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे या अनुपात लगा देंगे, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। वाष्प दाब में अपेक्षिक जो अवनमन होता है विलेय के मोल प्रवाह के क्या होता है, बराबर होता है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यहाँ पे देखिए, वाष्प दाब में अवनमन है, इसमें आप लोग क्या कर दिए हैं, वाष्प दाब में अवनमन है, आप लोग शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अनुपात लगा दिए हैं, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो गया है। वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, तो वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है वो
विलेय के मूल प्रभाज्य के क्या होता है, बराबर होता है। विलेय का मूल प्रभाज्य निकालना है तो पहले विलेय की मोलों की संख्या लिखिए और नीचे किसका लिख दीजिए, विलयन के मोलों की संख्या। ऊपर विलेय के मोलों की संख्या और नीचे क्या है, विलयन के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगला हेडिंग को हम लोग देखा जाए। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए हमारा हेडिंग है, स्टार्ट हो रहा है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को जानने से पहले आप लोग जानिए कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं तो आप लोग वो डिफिनीशन बताएंगे जो कि पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा, यानी कि 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा। तो क्वथनांक का डिफिनीशन बताएंगे कि वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसी को बोलते हैं क्वथनांक। लेकिन 12 में जब आएंगे तो इसका डिफिनीशन थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा, अपनी लेवल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपका लेवल के हिसाब से किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वो जो याद है वो लिख देंगे तो भी गलती नहीं है, ये भी लिख देंगे तो भी गलती नहीं है। तो इतना बात समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा। किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे आप लोग को समझना है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसको अच्छे से आप लोग समझिए। क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है तो ये देखिए, क्वथनांक में उन्नयन हमारा किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। तो किसी शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तब विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, अभी आप आगे बताएं कि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है जब कोई शुद्ध विलायक है ना। विलायक मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि कोई, आप लोग सीधा सीधा देखिए, आप लोग पानी गर्म कर रहे हैं तो उसका वाष्प दाब पहले ही अगर जो बन रहा है उसमें और कुछ मिला दीजिए तेल वोल, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जल्दी से भाप नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसके कारण विलयन का क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। समझिए होता क्या है, आप लोग घर पे जब खाना बनाते हैं तो आप लोगों का जो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो जल्दी से नहीं उबलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलते हैं, तो उसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए आप लोग उसमें तेल मिला देते हैं। तेल मिला देने के कारण, तेल क्या है, अवाष्पशील चीज़ है, और जब अवाष्पशील चीज़ मिल जाएगा आप लोग के खाने में, यानी उस बर्तन में, यानी द्रव के साथ, तो आप लोगों का वाष्प दाब कम हो जाएगा। और वाष्प दाब जब कम हो जाएगा तो क्वथनांक आप लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्वथनांक बढ़ के, तो क्वथनांक में उन्नयन आप लोग को समझ में आ गया अब ना। अब कोई दिक्कत तो है नहीं। आप लोग को जब किसी वाष्पशील विलायक में, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग का भाप बन जाता था, वो 120 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, यानी क्वथनांक बढ़ जा रहा है। और क्वथनांक बढ़ने की यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तब कितना बड़ा है, तो जो बढ़ा है वो क्या है, जो बढ़ा है वो विलयन है। मिलाने के बाद ना बढ़ा है तो विलयन है, और जो मिलाने के बाद बढ़ा है वो क्या है, विलयन है। विलयन का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो गया, और पहले जो विलायक था उसका क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। तो कितना ज़्यादा हुआ है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना बड़ा है। तो जो कितना बड़ा है उसी को लिखेंगे डेल्टा बी, इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। चलिए क्वथनांक में उन्नयन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये समझिए। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, ये समझिए क्या होता है। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है हमारा, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मूललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। और समानुपाती का जब साइन हटाते हैं, बराबर लगाएंगे, तो एक यहाँ पे नियतांक लगाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे के बी, यहाँ के ये मूललता है। तो आप लोग देखिए के बी कांस्टेंट है, और मोललता का मतलब यह फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू अपन में स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे 1000 बटा के यहाँ पे इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। यही क्या है, आप लोगों का क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला है। अब कौन कौन क्या है उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यम क्या है, यम डैश क्या है, यम डैश है मोलर उन्नयन स्थिरांक। यम डैश क्या है, मोलर उन्नयन, मोलल है, मोललता है। टीबी क्या है,
तो क्वथनांक में उन्नयन है। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डब्लू क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, तो स्मॉल डब्लू है स्मॉल डब्लू क्या है, तो स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा है। कैपिटल डब्लू क्या है, तो विलायक की मात्रा है। स्मॉल एम क्या है, तो विलेय का अणुभार है। तो आप लोग को इतना बात समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखिए हिमांक क्या होता है। जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है वही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक में आउनवन हमारा मेन डिफिनीशन है और इसी को समझना है। तो हिमांक में आउनवन क्या होता है, तो जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील क्या किया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है। तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में यह कमी ही हिमांक में आउनवन कहलाती है। आप लोग समझिए, फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं, केवल पानी रख दीजिए, बहुत जल्दी जम जाएगा। आप लोग देखते होंगे आइसक्रीम बना के उसमें रख दीजिए, आइसक्रीम बना के जब रख देंगे तो जल्दी से नहीं जमेगा, जल्दी से नहीं ना जमेगा, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। तो उसकी हिमांक में कमी आई है, जमने वाला जो था पावर उसमें कमी आई है। तो जितना कमी आई है उसी को बोलते हैं हिमांक में आउनवन। ठीक है, पहले आप लोग का मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा था, -20 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, तो हिमांक में कमी आ गई ना, तो वही कमी हमारा क्या कहलाता है, हिमांक में आउनवन। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में यह कमी हिमांक में क्या कहलाता है, आउनवन कहलाता है। हिमांक में आउनवन यानी कि देखिए, पहले आप लोग का विलायक था उसका हिमांक ज़्यादा था और जब मिला दिया उस समय हिमांक कम हो गया। तो कितना कम हुआ है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना कम हुआ है। तो वही कर देंगे, घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना कम हुआ है। ठीक है, और जितना कम हुआ है वही हमारा हिमांक में आउनवन कहलाएगा। चलिए इसके जस्ट आगे देखिए, जहाँ डेल्टा टी नॉट एफ क्या कहलाएगा, तो विलायक का हिमांक कहलाएगा। टी टी नॉट एफ है, टी एफ क्या कहलाएगा, तो विलयन का हिमांक कहलाएगा। और डेल्टा टी एफ क्या कहलाएगा, तो डेल्टा टी एफ कहेगा हिमांक में आउनवन। डेल्टा टी एफ क्या कहलाएगा, हिमांक में आउनवन। चलिए देखिए हिमांक में आउनवन तथा मोललता में संबंध। हिमांक में आउनवन तथा मोललता में संबंध क्या होता है, ये देख लीजिए। तो हिमांक में आउनवन तथा मोललता में जो संबंध होता है, तो हिमांक में आउनवन ये है और यहाँ पे यह अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के हम डायरेक्ट के एफ इंटू में एम लिख दे रहे हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती मोललता के। और जब अनुक्रमानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे तो आप लोग बराबर लगाना पड़ेगा और एक नियतांक लगाना पड़ेगा के एफ, और यहाँ पे मोललता लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे के एफ लिख दीजिए और मोललता का फार्मूला यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को इतना आप समझ में आ गई होगी। और कौन क्या है, जहाँ आप लोग को स्मॉल दिखाई दे, या दोनों स्मॉल है ना, तो ये विलेय का क्या है, द्रव्यमान है, और ये विलेय का अणुभार है। यह क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। यह समानुपाती स्थिरांक है, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। यह क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, चाहे विलेय की मात्रा है, विलेय का अणुभार है, विलायक का द्रव्यमान है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, और यहाँ पे ये क्या है, तो हिमांक में आउनवन है। इतना आप लोग को अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला हेडिंग है परासरण दाब। देखिए, परासरण दाब समझने से पहले आप लोग परासरण समझिए। परासरण क्या होता है समझिए, परासरण क्या होता है, पहले परासरण समझिए तब परासरण दाब को समझिएगा। तो परासरण क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक लीजिए, यहाँ पे शुद्ध विलायक ले लीजिए या तो तनु विलयन ले लीजिए। जब किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन, विलयन दो बार लिखा गया, इसको काट लीजिए, विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये बात समझिए कि तनु विलयन से विलायक की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का जाना, यहाँ से विलायक के अणु जाएंगे, विलायक के अणुओं का जाना ही हमारा क्या कहलाता है, परासरण। आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग मुनक्का खाए होंगे। मुनक्के को आप लोग क्या करते हैं, रात में आप लोग
भे देते हैं। उसको जब पानी में भिगो देते हैं तो देखते हैं कि विलायक के अणु यानी जल के अणु उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, तनु से सांद्र की ओर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। अंदरमा ज़्यादा चिपचिपा होता है, अंदरमा की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा होती है, तो यानी कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं विलायक के अणु। तो वही जाना क्या कहलाता है, हम लोग का परासरण कहलाता है। वही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब परासरण यहाँ से तनु विलयन से यहाँ पे विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं, यह जाना हमारा क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। समझिए, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग लिखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, तो जो परासरण की प्रक्रिया आप यहाँ से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु जा रहे हैं, यह परासरण कहला रहा है। इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ऊपर से आप प्रेशर लगा दीजिए कि यहाँ से कोई जा ही ना पाए। तो जितना प्रेशर लगाएंगे वही कहलाएगा परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। देखिए अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे परासरण दाब P बराबर से CRT क्या होता है, फार्मूला होता है। अब कौन कौन क्या है तो इसको देख लीजिए। हमारा P बराबर से परासरण दाब, C बराबर से कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रण, अब R बराबर से विलयन का स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। इतना ही आपको टॉपिक क्लियर करना है। और यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और हमारा सपोर्ट करने के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिए, थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए और थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा करवा लीजिए, जिससे और मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएं। और ऐसे ही आप लोग को सभी चैप्टर का टॉपिक को एक साथ समरी दे दें, जो कम समय में आप लोग वन शॉट क्लियर कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।